नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए रुक्मणी प्रकाशन की जो किताब है उसका हम लोग सेट नंबर 18 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी सेट नंबर 1 से 17 तक मैंने सारे वीडियो चैनल पे अपलोड कर लिए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहाँ होती है? तो प्रधान देशांतर रेखा के पास होती है, ठीक है ना। प्रधान देशांतर रेखा यूके के लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको हम लोग 0 डिग्री या शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। उसके बाद है कि पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए सेंटेंस है कि मारवाड़ पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि ये सेंटेंस आपका सही नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। मारवाड़ पठार नहीं बल्कि पामीर का जो पठार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, ऊंचा पठार है। तो ये जो मारवाड़ पठार है ये नहीं होगा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, पामीर का पठार जो है ये दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है ना। और इसको हम लोग दुनिया का छत भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि दक्कन पठार भारत का सबसे पुराना पठारों में से एक है, ये बिल्कुल ठीक है। एक पठार एक ऊंचा फ्लैट भूमि है, ये भी ठीक है। और पठार खनिज जमा में समृद्ध है, ये भी ठीक है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा सत्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत से होकर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2900 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है सिंधु है, जो भारत से होकर बहती है, वो 2880 किलोमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। और ये है कि भारत से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है क्या है क्वेश्चन कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए कि ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ह्यूमस मृदा के ए क्षितिज में पाया जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि मिट्टी की 3 परतें हैं, ए क्षितिज, बी क्षितिज और सी क्षितिज, ठीक है। तो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है ए क्षितिज, उसी में आपको ह्यूमस की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। तो और जो पौधों के विकास के लिए बहुत उपयुक्त होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ओंगे है, जरावा है और सेंटिनलीज है, ये तीनों जो है आपका अंडमान निकोबार में रहने वाला आदिवासी समूह है। और ये जो मुंडा है ये अंडमान निकोबार में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। मुंडा जो है ना झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसकी जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 20.02%, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 20.02%, ठीक है ना। तो तीसरा आपका सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा भी ठीक है, इसका जो लिंगानुपात है वो 912 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बेमेल है? मैग्नीज उड़ीसा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एस्बेस्टस राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। निकेल उड़ीसा, ये भी ठीक है। जस्ता झारखंड, ये आपका जो है रॉन्ग है। जस्ता के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान होगा यहाँ पे। तो ये आपका डी नंबर सुमेलित नहीं है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा राजस्थान। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा।
जस्ता के मामले में। और उड़ीसा जो है वो मैग्नीज के उत्पादन और भंडार दोनों में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और राजस्थान में जस्ता के अलावा एस्बेस्टस के उत्पादन भी प्रथम स्थान पे होता है, ठीक है ना। तो डी आंसर इसका आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है, ठीक है। तो केरल में जो स्थित है वो कौन सी है इसमें से, तो इसमें से जो शास्ताम कोट्टा झील है वो केरल में स्थित है, ठीक है ना। शास्ताम कोट्टा झील जो है ये केरल में ताजे पानी की झील है, ठीक है। और इस झील का नाम इसके तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है शास्ता मंदिर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है शास्ताम कोट्टा झील, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई, ठीक है। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात बताई थी किसने, विर्चो ने बताई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विर्चो 1855 में विर्चो ने स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा किए गए कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित करके प्रस्तुत किया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये विर्चो थे इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। तो उन्होंने ही एक सिद्धांत दिया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोशिका से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो जीवाणु, अमीबा, विषाणु और शुक्राणु, इसमें से विषाणु जो है उसको क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस एक सूक्ष्म संक्रामक अभिकर्ता है जो किसी पोषक के भीतर द्विगुणित होता है। विषाणु सभी प्रकार के जीवों अर्थात जंतु, पादप तथा सूक्ष्म जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनको जो है रासायनिक अध्ययन के लिए क्रिस्टलीय रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो निर्भर करता है किस चीज़ पे, वो निर्भर करता है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ठीक है, और ढक्कन का भार यानी कि 1 और 3, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं और कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर इस दबाव को समायोजित किया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब किसी द्रव पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसके अणुओं को वाष्प अवस्था में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसलिए जो द्रव होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अधिक ऊंचाई पर जैसे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर जो पानी है वो लगभग 68 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये आपका जो कथन है ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। देखिए आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी ए और बी दोनों करेक्ट हैं। डी देख लीजिए, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर भी सेंटेंस है वो करेक्ट है। आंसर हमारा जो सत्य नहीं है वो सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पदार्थ की गैसीय अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अणुओं की पूर्ण व्यवस्था, अणुओं की पूर्ण अव्यवस्था, ठीक है ना। गैसीय अवस्था हम लोगों से पूछ रहा है, तो गैसीय अवस्था जब पूछ रहा है तो आप जानते होंगे कि गैसीय अवस्था में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो निम्न होता है, ठीक है ना। तो आपको पदार्थ के जो अणु की गति भी होती है वो अनियमित होती है और जो उनका जो व्यवस्था भी होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, ठीक है ना। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% अनुसूचित जाति
की जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है, ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति वाला राज्य पूछेगा तो तब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल का जो बौना ग्रह, इसमें से आप देखेंगे तो मेकमेक जो है ना, वो हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है, ठीक है। उसी लिस्ट में जैसे कि सिरेस है, प्लूटो है, इरिस है, होमा है, ये सब बौना ग्रह के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बौना ग्रह किनको बोलते हैं? तो ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल और अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा ए नंबर। उसके बाद चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ठीक है। तो देखिए, जो तिल होता है वो तिल उत्तर भारत में आपका खरीफ की फसल है, ठीक है, और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ठीक है। और इसके उत्पादन के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। ये आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप जानते होंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है ना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो भर्तृहरि महताब, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के प्रायः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, ठीक है। और स्पीकर का चुनाव और नवनिर्वाचित सदस्यों का जो शपथ ग्रहण होता है वो प्रोटेम स्पीकर का ही काम होता है करवाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए नंबर। उसके बाद चलिए आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल 26 है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 26 में प्रावधान है जैसे कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार और चल अचल संपत्ति के प्रबंध का अधिकार, ठीक है, धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 26 में वर्णित हैं, ठीक है। अनुच्छेद आप 21 जानते ही होंगे कि अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के वर्णन के बारे में है। और अनुच्छेद 51 आप जरूर जानते होंगे कि इसमें राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि और सद्भावना सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संसदीय प्रणाली में गिलोटिन क्या होता है? तो संसदीय प्रणाली में जो गिलोटिन है वो है बजट प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास कराना, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, बजट प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास कराना, ठीक। बजट प्रस्ताव पर जब बिना चर्चा के उसे मतदान के लिए रखा जाता है तब उसे गिलोटिन कहा जाता है, ठीक है ना। अनुदान मांग पर चर्चा के बिना मतदान करा दिया जाता है तो उसे गिलोटिन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966-70 के दौरान लाया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भारत के जो पहले लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष, ये भी। चलिए, उसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो राइबोसोम का कार्य इसमें हम देखते हैं तो यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है, जी नहीं, ठीक है। यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, जी नहीं, मतलब 3 और 4 इसका काम नहीं है। तो 3 4 कहाँ दिया है? सी में दिया है,
ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो काम करते समय या दौड़ते समय हम अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। वो इसलिए हिलाते हैं ताकि कंकाल पेशियाँ संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचते हैं। ठीक है ना, डी देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। कंकाल पेशियाँ संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती हैं। ठीक है, कंकाल पेशियाँ एक प्रकार की रेखित पेशीय ऊतक हैं और ये पेशियाँ तंत्रिका तंत्र के अधीन होती हैं। कंकाल पेशियाँ कंडराओं को खींचने से गति उत्पन्न करती हैं जो प्रतिक्रिया स्वरूप अस्थि को खींचती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि तड़ित झंझावात के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तीनों में से किसी के कारण भी तड़ित झंझावात जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। लेकिन इसके बारे में समझिए कि तड़ित झंझावात गर्म और जलकण पूर्ण वायु के ऊपर उठने से और फिर ठंडा होकर कपासी वर्षा मेघ के बनने से संबंधित है। इन कपासी वर्षा मेघ गर्मी के दिनों में बनते हैं। इन बादलों के आपस में टकराने से जो ताप उत्पन्न होता है उससे तड़ित पैदा होता है। ठीक है ना, तो तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली, ठीक है, क्या करता है? ठीक है, आप जानते होंगे कि जो प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है तो वो चोक कुंडली जो है ना परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? ठीक है, तो इसमें देखिए वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार, ये तीनों जो है आपका अगर आप बढ़ाते हैं ताप तो तीनों जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, वाष्पन भी बढ़ेगा, विसरण भी बढ़ेगा और गैसों का प्रसार भी बढ़ेगा। ठीक है, तापमान में वृद्धि के कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और इसलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और इसके कारण विसरण और गैसों का प्रसार भी अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, गैसों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए भी आपस में मिलने की क्षमता रखता है और इस घटना को हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से बेंजीन के लिए सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, तो बेंजीन जो है आप जानते होंगे कि बेंजीन अन्य असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह योग अभिक्रिया नहीं दिखाता है जबकि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है ना, तो अनुनाद के कारण यानी कि रेजोनेंस के कारण सीसी आबंध समान प्रकृति के होते हैं। यह विकेंद्रीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण बेंजीन में संभव हो पाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन की जो संरचना है वो उसके बारे में अगर हम देखें सही में तो क्या हो जाएगा, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है ना, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, सी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो संविधान के आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, और प्रस्तावना के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्रस्तावना का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ना। प्रस्तावना को पहले संविधान का भाग नहीं माना जाता था लेकिन अब प्रस्तावना को भी संविधान का भाग माना जाता है। ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। ठीक है ना, 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुना गया था। ठीक है ना, और यह जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन बेमेल है? ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। सिंध विलय जो है ये आपका 1843 में हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। अवध विलय 1856 में, वघात विलय 1850 में, करौली विलय 1848 में, ये रॉन्ग है। ठीक है ना,
करौली जो विजय है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 में नहीं बल्कि 1855 में हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1855। ठीक है ना, तो ये आपका सही मिलान नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बाकी तीनों जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ठीक है ना, 1904 में। कब, 1904 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे, तो अकबर के साम्राज्य में जो सेनापति होते थे वो फौजदार कहलाते थे। ठीक है ना, फौजदार कहलाते थे। ठीक है, और ये दीवान क्या होता था, तो दीवान जो है वो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। कोतवाल क्या होता था, तो नगर प्रधान होता था। और बख्शी क्या होते थे, तो बख्शी जो होते थे वो प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे। ठीक है ना, आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक को। वैलेंटाइन शिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने एक किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। उस किताब में शिरोल ने भारत में अशांति का कारण बाल गंगाधर तिलक को बताया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, तो रॉलेट एक्ट जो था इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि जो रॉलेट एक्ट था इसको ऐसा कानून का काला कानून कहा जाता था। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है ना, गांधी जी ने भी 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन बेमेल है। ठीक है, देखिए शारदा एक्ट है और सामने दिया है बाल विवाह प्रतिबंध। ठीक है, दूसरा है आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, ये देखिए बेमेल है। ठीक है ना, आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ राजा राम। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो हमारा मिल गया ये हमारा बेमेल है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बाकी ये ठीक है, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो अगर हम काल के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले गुरु नानक, उसके बाद तुलसीदास, फिर तुकाराम और फिर रामदास। तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि जो तुकाराम जी हैं, तुकाराम जी महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, और गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक के बारे में आप जानते होंगे कि इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में 1539 में। ठीक है ना, आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किसके द्वारा की गई थी, तो लागू की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन था, तो वो था मैकाले। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये कोई मैकाले या बेंटिक, ये जो लोग भी अंग्रेज़ थे, ये लोग जो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के बारे में सोच रहे थे हिंदुस्तान में, तो वो भारतीय लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि वो लोग सोच रहे थे कि ऐसे क्लर्क तैयार किया जाए जिससे कि उनका अंग्रेजी भाषा में कोई काम हो तो वो अच्छे से होता रहे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है, पादपों में विभेद्योतक उत्तक जो होते हैं उनके बारे में 4 कथन दिया है। स्थानीयकृत एवं स्थायी होते हैं, कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं, स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए सी नंबर जो है हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पादपों में जो विभेद्योतक होते हैं वो स्थानीयकृत और विभाजनकारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, विभेद्योतक पादप के सभी वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं क्योंकि वह विभाजित होने वाले उत्तक होते हैं। ठीक है, और विभेद्योतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यंत सक्रिय होती हैं। ठीक है, ये पतली दीवारों वाली तथा सांद्र जीव द्रव्य एवं प्रभावकारी केंद्रक से युक्त होती हैं। ठीक है, तो यही हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाह्य जो त्वचा है यानी कि एपिडर्मिस है, उसका
काम कौन कौन सा है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जल संवहन जो है उसका काम नहीं है। सी आंसर हमारा हो जाएगा। जल संवहन का जो काम है वो आपका जाइलम करता है। ठीक है ना, बाकी तीनों जो दिया है वो एपिडर्मिस का ही काम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। उसके बाद भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है कि सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। और पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, दोनों सेंटेंस जो है आपका सही नहीं है, दोनों आपका जो है वो रॉन्ग है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये जो सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण है वो किसी निगम के द्वारा नहीं बल्कि सौर प्लांट की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, और पहला जो कथन है कि भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो इसमें अग्रणी है चीन और ताइवान, और बाकी जो तीसरे नंबर पे है वो शेष एशिया प्रशांत तथा सेंट्रल एशिया सम्मिलित रूप से तीसरे स्थान पर आते हैं। तो इसलिए हमारा दोनों कथन रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है? ठीक है ना, तो देखिए जल विकिरण जो प्रणाली होती है उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणों की जो भूमिका है वो इतनी ही है कि जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देता है। ठीक है, एक हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। परावैंगनिक किरणें जो होती हैं उसका उपयोग हम लोग करते हैं ताकि पानी, हवा और सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, और बैंक नोटों और दस्तावेजों पर सुरक्षा चिन्हों को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, आगे देखिए कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ एक तत्व का धात्विक गुण कैसा हो जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ एक तत्व का जो धात्विक गुण है उसके साथ क्या हो जाता है, तो आवर्त में घटता है और समूह में बढ़ता है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में आप जानते होंगे कि 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है ना, और इससे जुड़ी हुई आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आयनन विभव की हम लोग बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक है, उसी तरह से परमाणु त्रिज्या है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप पीरियोडिक टेबल से संबंधित, आवर्त सारणी से संबंधित याद कीजिएगा, ज़रूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ? तो देखिए विभाजन हो गया था कब? 1907 में, और समझौता हुआ कब? 1916 में। ठीक है ना, सूरत में जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, उसके जो अध्यक्ष थे याद रखिएगा रास बिहारी बोस। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले जी ने। ठीक है ना, चिदम्बरम पिल्ले। और जैसे कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना, पंजाब में लाला लाजपत राय सक्रिय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय ये आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1905 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अप्रैल 2024 में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य में मनाया गया है? तो लोंगटे जो महोत्सव है वो मनाया गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली जो महिला बनी है वो बनी है शीतल महाजन। ठीक है, बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा गांव है? गुजरात का धोरडो गांव। ठीक है ना, धोरडो गांव गुजरात। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? तो पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न मिला था उनका नाम था एस एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है ना,
MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत रत्न जो स्थापित हुआ पुरस्कार वो 1954 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला है वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो भारत का पहला जो एक्वा टेक पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है असम राज्य में, ठीक है ना। असम आंसर हमारा हो जाएगा। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ गुजरात में किया गया है, ठीक है ना। गुजरात आंसर हो जाएगा आपका, गुजरात, ठीक है ना। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो बिहार दिवस मनाया ही जाता है और जल दिवस भी मनाया जाता है। तो एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी दिवस है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है ना, 22 अप्रैल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद, ठीक है ना, उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, UMEED, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 8 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इसमें पाया जाता है विशिष्ट ऊतक, ठीक है ना। सी आंसर आपका हो जाएगा। टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में जल संवहन के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो जल खनिजों तथा भोज्य पदार्थों का संवहन पादप के एक भाग से दूसरे भाग में करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से आंतरिक से बाह्यतम के व्यवस्थित क्रम के संबंध में सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला जो होगा आंतरिक से बाह्यतम हमको करना है, तो ये सी आंसर आपका हो जाएगा, म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और स्यूरोसा, ठीक है ना। आहार नाल की जो दीवार होती है उसमें ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है ना। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और मस्कुलेरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों से बनी होती है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है, ठीक है। तो इसका जो क्रम है वो आंतरिक से बाह्यतम को अगर हम लोग व्यवस्थित करें तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वोल्बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो वोल्बैचिया जो आपका पद्धति है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं मच्छरों द्वारा प्रसारित वायरल रोगों जैसे डेंगू, जीका और चिकनगुनिया के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वोल्बाचिया जो है एक प्रकार का जीवाणु है जिससे मच्छरों में इन रोगों को प्रसारित करने की क्षमता को कम करने के लिए पेश किया जा सकता है। जब वोल्बेचिया ले जाने वाले मच्छर वोल्बेचिया के बिना मच्छरों के साथ संभोग करते हैं तो परिणामी अंडे संतान पैदा नहीं करते हैं। इस प्रकार रोग फैलाने वाले मच्छरों की आबादी कम हो जाती है, ठीक है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अधातु का चारित्रिक गुण है कि वे, ठीक है। तो अधातु का जो चारित्रिक गुण है वो ऐसा है कि वे अपचायक अभिकर्मक होते हैं, ए आंसर हमारा हो जाएगा। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार अपचयित ऑक्साइड अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातु पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के जो नए मुख्य सचिव हैं वो नियुक्त हुए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, ठीक है, ब्रजेश मेहरोत्रा, ठीक है, याद रखिएगा। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-14 से, ठीक है, GSLV
F14, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मौसम से संबंधित ये एक प्रकार का सैटेलाइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए मैथिली है, बोडो है, नेपाली है, लेकिन राजस्थानी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैथिली है इसको 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो भी उसी के साथ जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसको 2003 में जोड़ा गया था। और नेपाली जो है उसको 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना डैश के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 1961 से 66, ठीक है। तो आप जानते होंगे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो डी आंसर हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के नेतृत्व में इसको चलाया गया था, ठीक है। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था। तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो USA के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, 1970 के दशक में, ठीक है ना। और शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में शून्य आधार बजटिंग को 1987-88 के आम बजट के साथ शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद है कि अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने वाला जो संगठन है वो उसका नाम है आपका विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 जनवरी 1995, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यही जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेसेथो देश की राजधानी कहाँ है। तो लेसेथो जो देश है उसकी राजधानी है आपका मसेरू, ठीक है ना, मसेरू इसकी राजधानी है लेसेथो का, ठीक है। और मुद्रा है इसका लोटी, याद रखिएगा लोटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला का लेखक कौन है। तो काबुलीवाला लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की और भी कुछ रचनाएं हैं जैसे गीतांजलि, चोखेर बाली, गोरा, ठीक है, काबुलीवाला, ये आपको ध्यान रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है ना, गीतांजलि के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ये स्कीम रहा है और इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी इसको हम इसको मानते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और म्यांमार। तो देखिए इसमें भारत जो है इसकी तटलेखा सबसे लंबी है 7516.6 किलोमीटर। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप इसको नोट कर दीजिएगा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा तटों की लंबाई। और भारतीय राज्यों में जो गुजरात है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए मेढक, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, इनमें आप देखेंगे तो मेढक जो होता है उसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मेढक जो है वो आपका त्वचा से भी सांस ले सकता है, ठीक है ना। बाकी ये जो पक्षी है, सरीसृप है और ये जो आपके स्तनधारी हैं ये लोग फेफड़े से श्वसन करते हैं, ठीक है। लेकिन मेढक जो है वो अपने आर्द्र त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। तो मेढक के श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है। उसके बाद एक किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है। तो चिकन पॉक्स जो रोग होता है उसका कारण है वेरिसेला जोस्टर, ठीक है ना, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। ये आपका पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा। लाल खुजली वाले लाल फफोले होते हैं चिकन पॉक्स में जो पूरे शरीर में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए केरल के समुद्री तटीय बालू में आप देखेंगे तो इल्मेनाइट, जिरकॉन
और सिल्मेनाइट, ठीक है ना। इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट ये पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्व बहुत आसानी से ऋणायन का निर्माण करते हैं? तो ऋणायन का जो निर्माण बहुत आसानी से करते हैं वो करते हैं हैलोजन वर्ग वाले, ठीक है ना। हैलोजन वर्ग वाले जो होते हैं बड़े आसानी से ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। हैलोजनों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसका मान उच्च होता है, क्योंकि हैलोजन के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लोग बड़े आसानी से ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये रहा सेट नंबर 18 और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बाकी वीडियोज़ भी चैनल पे ज़रूर देख लेंगे। अपने जीके जीएस के लिए, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप सारे सेट्स को, सारे वीडियोज़ को आप देखिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितनी और शेष करनी आपके लिए बाकी है, ताकि आपको सफलता ज़रूर मिल जाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आंसर्स को एक्सप्लेन करता चलूँ, जिससे आपको और सुनते हुए फ़ायदे मिले, ठीक है। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।